Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, Good morning, sir. Morning, good morning. 51 participant join हो चुके हैं. Okay, अंजलि, पूनम, आर्यन, साक्षी, निकिता. Good morning, तेजस्विनी, अंजलि, प्रगति, रन्या, डिम्पल, कल्याणी, सेजल. Okay, good morning all. Good morning, नीतीश. चलो तो 52 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक के हमारे साथ. बाकी किधर है बेटा? चलो तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करके आए होंगे अभी तक के जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टीच किया हूँ. तो अभी तक का लेक्चर बेटा सभी लोगों को समझ में आया है? सारी चीजें क्लियर है सभी लोगों की? हेलो. ओके, गुड. ओके, तो आज हमारा बेटा लेक्चर 8 जिसमें हम लोग डीएनए एप्लीकेशंस जिसका मैकेनिज्म्स आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, तो मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जो है मैं आपको यहाँ पे अगेन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो भी अभी तक के हमारा यहाँ पे हुआ है. ओके, चलो तो देखते बेटा. जैसे कि अब तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं. ओके, तो इसमें एक तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्टली डीएनए का हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग अभी तक के देख लिए हैं. डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है ये हम लोगों ने देख लिए हैं. इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल ये भी हम लोगों का स्टडी हो चुका है यहाँ पर. ओके, रिवाइज कर लिए सभी लोग बेटा यहाँ तक के? ओके, गुड, ठीक है. इसके साथ ही साथ बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड हम लोगों ने स्टडी किए थे. तो डीएनए की रेप्लिकेशन की मेथड में हम लोगों ने यहाँ पर ये देखे थे सेमी कंजर्वेटिव मेथड. क्या चीज? सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है डीएनए रेप्लिकेशन का हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे. तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यदि हम देखें तो क्या होता है जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है एक ओल्ड स्ट्रेन और दूसरा क्या होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन वहां पे फॉर्म होता है. जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें जो मिला वो किसने दिया? मिचेल्सन एंड स्टोहल ने. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? ये डीएनए है. सबसे पहले डीएनए का ओल्ड स्ट्रेन सबसे पहले क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है. सेपरेट होने के बाद फिर फाइनली क्या होगा? इस तरह से न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है. बेटा वीडियो पॉज होते हुए आ रहा है या क्लियर हो रहा है एक बार बताओ मुझे. नेट कनेक्शन स्लो दिख रहा है मुझे यहाँ पर. एक मिनट. हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा सभी लोगों के पास? रिस्पॉन्स करेंगे एक बार. Yes, sir. ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो डन. ठीक है, तो अभी बेटा हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में जो स्टडी करने वाले हैं तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो है क्या चीज? डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म्स. तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो सबसे पहले वंस अगेन हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसका डेफिनेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन की यदि हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर डीएनए फ्रॉम वन पेरेंटल मींस पेरेंटल डीएनए का डॉटर डीएनए की फॉर्म में कॉपी होना. अब कॉपी होना मींस इसको सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो इसी पार्ट का बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए कुछ इस तरह से होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी भी प्रिंट आउट के मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए तो हम क्या करते हैं बेटा? जेरोक्स मशीन में जाते हैं और वहां पे उसके मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज वहां पे हम निकाल सकते हैं. तो एज इट इज बेटा यदि हमारे को डीएनए का नीड है तो इनसाइड द सेल क्या होता है बेटा? एक मैकेनिज्म्स होती है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए की एज इट इज हमें क्या होंगी? मिल जाएगी. तो इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज जो डीएनए का हमें मिलेगा वो क्या कहलाता है बेटा? डीएनए का रेप्लिकेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन की यदि हम प्रोसेस देखें तो इसमें यहाँ पे कुछ लोग चैट में ओके ठीक है. हाँ, तो डीएनए रेप्लिकेशन की यदि हम प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आज यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे ओके रेप्लिकेशन में तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए
यहाँ पे कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के साथ ही साथ यहाँ पे एंजाइम, और एंजाइम के साथ ही साथ यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस कैसे होती है वो हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, और उसी के साथ साथ फिर हम आगे के बाकी के कंसेप्ट जो है वो हम देखेंगे। तो फर्स्टली बेटा देखिए, यहाँ पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। कैसा है ये? कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस, और इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं नंबर ऑफ एंजाइम, प्रोटीन फैक्टर और मेटल आयन। ओके, तो अब यहाँ पे एक तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल की यदि हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डीएनए। तो ऑब्वियसली हमें जब इस तरह से डेटा सारी चीजें मालूम है, तो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस यूकैरियोटिक में यदि हम देखें तो कहां पर होगा बेटा? अकर इन न्यूक्लियस। और ये कहां कब होता है बेटा? फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेल डिवीजन, आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था, जिसमें सेल डिवीजन जो है तो मियोसिस होता है और दूसरा माइटोसिस होता है। तो सेल डिवीजन की यदि हम बात करें तो सेल डिवीजन जो है, सब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो सेल डिवीजन के पहले सेल का एक रेस्टिंग स्टेज आता है जो कहलाता है इंटरफेज। क्या कहलाता है? इंटरफेज। और इंटरफेज जो होता है सेल की एक रेस्टिंग स्टेज होती है, जिसमें एक तो G1 आएगा, S आएगा एंड G2 आएगा। तो जल्दी से बताओ मुझे, सेल डिवीजन जो है इंटरफेज के कौन से स्टेज में होता है? यस, सर एस फेज। एस फेज, वेरी गुड। एस Yes, फेज sir. में क्या होता है? सेल डिवीजन या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन जो है सेल डिवीजन की एस फेज में होता है। प्रोकैरियोटिक में बेटा न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड की वजह से यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेशन का यदि हम प्रोसेस देखें तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल में वो होगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। ओके, तो बेटा अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ये जो टॉपिक आज का हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, टोटल 100% हम लोग एनसीईआरटी पे नहीं जाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ से इस टॉपिक से बाउंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इन एडिशनल टू एनसीईआरटी आता है। अब इन एडिशनल टू एनसीईआरटी मींस मैं बहुत डिटेल वास्ट बहुत आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म्स को समझने के लिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है? एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है, कौन कौन से एंजाइम इसेंशियल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ये हम देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, फिर वापस से हम एनसीईआरटी पे आएंगे। सारा कुछ एनसीईआरटी ही है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट जो है जानना जरूरी है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए तब जाके ही आप लोग बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी का स्टेटमेंट समझ पाओगे। ओके, यहाँ तक के क्लियर है सभी लोगों का? तो एंजाइम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होता है, पहली चीज तो डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम है, साथ ही साथ यहाँ पे डीएनए लाइगेज आएगा, प्राइमेज आएगा, टोपोआइसोमरेज आएगा एंड हेलिकेज आएगा। तो ये एंजाइम जैसे कि यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो, कुछ पिक्चर्स की हेल्प से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। डीएनए हेलिकेज हमको दिख रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे एसएसबीएस या फिर एसएसबीपी भी कहते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, स्लाइडिंग डीएनए क्लैम्प, आरएनएएच एंड डीएनए लाइगेज। ये कुछ एंजाइम है जो डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए इसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये कुछ एंजाइम जिनके फंक्शंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो इस फंक्शंस में वापस से हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राइटिंग वर्क में स्लाइड में मैंने डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे सबसे पहले डीएनए हेलिकेज बताया था। तो डीएनए पॉलीमरेज की यदि हम बात करें तो ये बेटा मेन एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। बट प्रोसेस जो शुरुआत हो रही है वो होता है बेटा डीएनए हेलिकेज की हेल्प से, क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड होता है
और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जब तक के रहेगा तब तक के रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस में फाइनली यदि हम देखें तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस तभी होगी जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे इसी तरह से सबसे पहले डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वहां पे स्ट्रेन जो है वो क्या होंगी, सबसे पहले सेपरेट होगी। अब स्ट्रेन सेपरेट कैसे होती है और एक्चुअली कैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म होता है, मेथड होती है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। ओके, तो एक छोटा सा कंसेप्ट जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ तक एक बेटा क्लियर है सभी लोगों को जो भी मैंने बताया? चैट में रिस्पॉन्स करेंगे एक बार, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? चैट में रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, और जब तक कि आपको कहा नहीं जाए वॉइस में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका चैट पे रहेगा, यदि आपको वॉइस में रिस्पॉन्स करना रेज योर हैंड, फिर परमिशन लेने के बाद ही आप रिस्पॉन्स करोगे। ओके, वेरी गुड आंसर। अमन, प्रगति, अनिकेत, निकिता, कौशिक, डिम्पल, साक्षी, रनिया, आयुष, हर्ष, शुभम, पूर्वल, रूही, मानव, मयूरी। ओके, क्लियर है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे हैं, तो इस कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग जो आते हैं हमारे इसी पोर्शन पे, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। तो हम जानते हैं बेटा कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है इस तरह से डबल स्ट्रैंड में होता है। ओके, अब इस डबल स्ट्रैंड को मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से आपको समझाता हूँ। अब ये डबल स्ट्रैंड है इस तरह से डीएनए की। अब ये जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है तो फर्स्टली यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रैंड का सेपरेशन होगा। अब स्ट्रैंड सेपरेट होगी तो ऑब्वियसली वहां पे एक एंजाइम चाहिए, तो वहां पे जो एंजाइम एसेंशियल होगा डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। क्या नाम है, हेलिकेज। तो यहाँ पे अभी हेलिकेज एंजाइम आएगा और क्या करेगा, इस स्ट्रेन को यहाँ पे आके बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इस तरह से स्ट्रेन को क्या किया बेटा, सेपरेट कर दिया। तो स्ट्रेन अभी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तब जाके ही यहाँ पे बेटा जो न्यू स्ट्रेन है यहाँ पे इस तरह से सिंथेसाइज हो पाएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस हो रही है यहाँ पे क्या चीज, स्ट्रेन का सेपरेशन। समझ में आया यहाँ पे क्या बताया, स्ट्रेन सेपरेट हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हेलिकेज एंजाइम जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है। ओके, चलो तो अभी यहाँ पे देखिए हेलिकेज एंजाइम जो है इसने स्ट्रेन को सेपरेट किया। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं समझना है अभी ओनली आपको स्ट्रेन का सेपरेशन समझना है। स्ट्रेन सेपरेट होने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक वाई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। तो ये वाई लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा ये कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्म। आपके एनसीईआरटी में ये वाला एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे होंगे वहां पे नीचे रेप्लिकेशन फॉर्म आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है जहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट से, उस पॉइंट को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। फाइनली अभी यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, ऐसे 3 टाइप के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 ओनली रिपेयरिंग में हेल्प करता है। मेन यहाँ पे जो रेप्लिकेशन में इसेंशियल होगा वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज जो बेटा ये अपने आप से काम नहीं कर सकता, इसको सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए कुछ ना कुछ वहां पे कंपाउंड चाहिए। मींस यहाँ पे स्मॉल एक आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, जिसके बाद जब वो रीड करेगा तब जाके ही एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वहां पे ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे पहले एक तो क्या फॉर्म होगा, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अगेन एक और एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बना लेगा। आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है बेटा सब रिपीट हो जाएगा, अभी मैं यही पार्ट को मैं आपको स्लाइड में भी रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है प्रगति, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये बताया है कि सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। ओके, फिर उसके बाद
डीएनए पॉलीमरेज जो है मेन एंजाइम होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो है मेन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। बट ये अपने से बेटा आपको म्यूट करना पड़ेगा परमानेंट, आप लोग ऐसे नहीं मानने वाले, वेट करो। ओके, ऐसे बीच बीच में आप लोगों का वॉइस आएगा तो बेटा सभी लोगों को प्रॉब्लम होगा फिर, और सेम प्रॉब्लम जो हमारा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे जाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अभी परमानेंट म्यूट हो गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो फाइनली डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनए की ओरिजिनल जो पेरेंटल स्ट्रेन है उसको रीड करते हुए उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यू यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, तब जाके ही डीएनए का सिंथेसिस होगा। बट ये डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, ये पहले इस स्ट्रिंग को रीड करने के पहले यहाँ पे जहाँ पे जुड़ना है, जहां से प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो इसेंशियल होता है इस चीज का होता है बेटा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आरएनए प्राइमर की। चलो वापस से स्लाइड पे आते हैं हम लोग, स्लाइड की हेल्प से आपको सारी चीजें अगेन एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका सारा पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेट कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बेटा मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, क्या देख रहे थे, एंजाइम का रोल देख रहे थे। तो इस एंजाइम के रोल में रिलेशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी अपना आगे का जो स्लाइड है ये समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा कुछ एंजाइम्स के फंक्शंस दिए हुए हैं। फंक्शंस में थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या चीज, हेलिकेज का रोल। तो हेलिकेज एंजाइम का रोल क्या है, डीएनए जो डबल हेलिक्स है उसको अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड मींस इस तरह से जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है इस स्ट्रैंड को क्या करेगा, इस तरह से सेपरेट कर देगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बेटा मेन एंजाइम है, क्योंकि ये जो डबल स्ट्रैंड इस तरह से जब सेपरेट होंगी तो सेपरेट होने के बाद जब न्यूली सिंथेसाइज यहाँ पे स्ट्रैंड जो फॉर्म होगा वो विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इसी की हेल्प से होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डीएनए प्राइमेज, एक्चुअली डीएनए प्राइमेज नहीं है, ये आरएनए प्राइमेज होता है। तो आरएनए प्राइमेज क्या होता है, ये प्राइमर की तरह रोल प्ले करता है, मींस ये फॉर्म करता है आरएनए प्राइमर। एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है आरएनए का, जिसे रीड करता है डीएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो रोल है, ये क्या करता है, जो आरएनए प्राइमर जो फॉर्म हुआ है उसको रिप्लेस करके अगेन न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। मैं एनिमेशन में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से यहाँ पे फाइनली प्रोसेस होती है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का रोल जो है, डीएनए स्ट्रेन जो है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ये स्टेबलाइजेशन मींस क्या होता है, तो स्टेबलाइजेशन मींस देखो ये डीएनए है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रबर है, एक रबर को हमने पकड़ के खींच दिए यदि, ओके, क्या बता रहा हूं मैं, एक रबर वीडियो से समझाता हूं, ऐसे प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे कि एक ये रबर है, रबर को पकड़ के खींचा, छोड़ दूंगा, क्या होगा, वापस से ऐसे ही हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम ये चाहते हैं कि इस रबर को पकड़ के ऐसे खींचे तो ऐसे ही रहे, तो उसको हम टेम्परेचर से हीट दे देते हैं, तो वो खींचा हुआ जो टेंशन है वो ऐसा का वैसे रहेगा, मतलब वो अब वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता। तो एज इट इज, जब डीएनए की स्ट्रैंड को सेपरेट किया तो वापस ऐसी आ सकती है, सेपरेट किया तो वापस ऐसी आ सकती है। तो डीएनए की स्ट्रैंड को जब हमने ऐसे सेपरेट कर दिए और ये ऐसे ही रहे, तो एडिशनल कोई ना कोई प्रोटीन यहाँ पे आके उसको पकड़ के रखेगा, है कि नहीं, ताकि वो वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म पे फिर से ना जा पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है बेटा SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन की हेल्प से क्या होगा, वेरी गुड, डीएनए स्ट्रैंड का स्टेबलाइजेशन। वापस से आते हैं अपने स्लाइड पर, फिर समझेंगे हम उसी पार्ट को अच्छी तरह से।
तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, एसएसबीपी का हम लोगों ने यहाँ पे रोल देखे। एक्चुअली एसएसबीपी का यहाँ पे रोल क्या है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते भी नेक्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है बेटा, यहाँ पे आपको डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। डीएनए पॉलीमरेज मींस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है या फिर आरएनए पॉलीमरेज, जैसे दो टाइप के एंजाइम होते हैं। तो एक तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा और दूसरा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए पर डिपेंड होगा या फिर आरएनए पर डिपेंड होगा। आगे चल के ये पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद क्या होता है एक्चुअली। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से यहाँ पे बता ही देता हूँ मैं आपको। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है। ओके, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यदि हम देखें, तो अब ये जो डीएनए की स्ट्रेन जो सेपरेट हुई, सेपरेट होने के बाद न्यूली डीएनए स्ट्रेन को सिंथेसाइज करना है, तो सिंथेसाइज करने के लिए ऑलरेडी पहले एक डीएनए का स्ट्रेन जो कि एज ए टेम्पलेट स्ट्रेन की तरह काम करेगा, इसको रीड करके ही एक नया स्ट्रेन सिंथेसाइज कर पा रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ में आया। एक होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा भी होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे हम लोगों ने, वहां पे आए। ओके, क्लियर हुआ। चलो वन बाय वन एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वापस से हम हमारे स्लाइड में आ रहे हैं। इस स्लाइड में देखो स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है हम लोगों को। पहली चीज तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट का नाम है कॉर्नबर्ग। ओके, प्रोकैरियोटिक्स में यदि हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। यूकैरियोटिक में भी उसके टाइप से अल्फा बीटा एप्सिलॉन इस तरह से, उतना डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल आप इतना ही याद रखो सफिशिएंट है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का रोल क्या है, रिपेयरिंग। मेन एंजाइम जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा वो कौन सा रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। सिर्फ इतना याद रखो जितना बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है। तो इसमें देखिए बेटा रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म्स है, तो इस मैकेनिज्म्स में हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स को समझने वाले हैं। तो रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा, एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, फिर आगे देखो स्लाइड में दिया हुआ है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस क्या होता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है एक स्पेशल पॉइंट से ही ओरिजिनेट होता है, स्पेसिफिक पॉइंट से ही ओरिजिनेट होता है, वो कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है ये, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पे ये नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद स्ट्रेन जो है दोनों साइड में क्या होंगी, अभी सेपरेट होंगी कुछ इस तरह से, दिखाई दे रहा है बेटा। इस तरह से ये डीएनए की स्ट्रेन क्या हो गई, ये डबल स्ट्रैंडेड ओरिजिनल ऐसा था, फिर फाइनली ये क्या हुई, स्ट्रेन सेपरेट हो गई। तो सेपरेट होने के बाद यहाँ पे फाइनली डीएनए का रेप्लिकेशन इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, ये कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ओरिजिनेट कैसे हो रहा है ये हमने देखे। अभी यहाँ पे बेटा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ये हम समझेंगे क्या होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड यदि हम देखें तो ये फ्री फॉर्म में होते हैं। फ्री फॉर्म में मींस डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है। ये इसका जो है ये फ्री फॉर्म है। कैसा है ये, फ्री फॉर्म। तो ये फ्री फॉर्म में रहता है, तो सबसे पहले ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहले ये होते हैं फॉस्फोरिलेटेड, और फॉस्फोरिलेटेड के लिए एक एंजाइम एसेंशियल होता है, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। क्या नाम है बेटा इस एंजाइम का, फॉस्फोरिलेज एंजाइम। तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, तो देखो फॉस्फोरिलेज एंजाइम का हम लोग रोल देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे, और न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं वो हम लोग समझ लेते हैं।
तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पे हम लोगों के पास डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डी स्मॉल में आएगा, ठीक है, या फिर डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहले ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में रहेंगे, AMP, GMP, CMP, TMP, इस तरह से। साथ ही साथ यहाँ पे H3PO4 और एक एंजाइम आता है कौन सा, फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ये एंजाइम की हेल्प से ये जो इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो है डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GCTP, DTTP, इस तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड जो हो गए अभी क्या होगा बेटा, एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होना जरूरी है क्योंकि एक्टिवेट रहेंगे तब जाके हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को लेके जाएंगे और डीएनए के साथ टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री को रीड करके दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए बेटा दो स्टेप्स हमने देखे, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी चालू नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर में भी काम का पॉइंट ये है, मेन पॉइंट, तो ये यहाँ से ये मैं राइटिंग का प्रोसेस को ओरिजिनेट कर सकता हूँ, एक स्पेसिफिक पॉइंट से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो कहलाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद एक्टिवेशन, एक्टिवेशन न्यूक्लियोटाइड का होगा तभी वहां पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वहां पे बाइंड हो पाएंगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे हमारे को जो दिखाई दे रहा है क्या है, सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड। फाइनली अभी जो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड जो है क्या होगा, सेपरेट होगा। सेपरेट कैसे, अभी सेपरेशन के लिए एंजाइम एसेंशियल होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा एंजाइम था वो, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है ये क्या होगा भी यहाँ पर सेपरेट होगा, सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, हेलिकेज एंजाइम बाइंड किया और बाइंड करने के बाद क्या हुआ, इनके बीच में जो बॉन्ड थे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको उसने क्या किया बेटा, यहाँ पे सबको तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। फाइनली तोड़ने के बाद ये इस तरह से था स्ट्रेन, ये स्ट्रेन जो था, तो अभी फाइनली ये क्या हो गया बेटा, इस तरह से सेपरेट हो गया। क्लियर हुआ, तो इस तरह से स्ट्रेन सेपरेट हो गई। मींस यहाँ पे अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो है इनटू टू स्ट्रैंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप स्ट्रक्चर जो कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्म। समझ में आया क्या बताया मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है बेटा। तो जब स्ट्रैंड सेपरेट होंगी तो इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन फॉर्म। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, यहाँ पे जो दिया है सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमको वाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, जो क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन फॉर्म, इतना ही याद रखना है। अभी आगे आते हैं हम लोग बेटा। तो नेक्स्ट इसमें देखिए अभी डीएनए की स्ट्रैंड सेपरेट हो गई है, सेपरेट होने के बाद डीएनए के स्ट्रैंड का स्टेबलाइजेशन जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा, डीएनए के स्ट्रैंड का स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन के लिए क्या होगा बेटा, देखिए स्टेबलाइजेशन के लिए ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था, नीचे साइड में बोर्ड पे दिख रहा होगा बेटा आपको, तो यहाँ पे इस तरह से जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था, तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए जो है क्या है, ये क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है। सेपरेट होने के बाद अब इस स्ट्रेन को स्टेबलाइज करना जरूरी है, इस तरह से पकड़ के रखना जरूरी है। तो फाइनली ऐसा कब होगा बेटा, तो यहाँ पे ये SSBP प्रोटीन जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, ठीक है, उसको जब सेपरेट हुआ तो स्ट्रेन सिंगल हो गई। सिंगल होने के बाद इसको जब तक कि ऐसा पकड़ के नहीं रखेगा, ऐसा पकड़ के नहीं रखेगा, तो वापस से इसी फॉर्म में आ सकती है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए देखो SSBP ने क्या किया, स्ट्रेन जो है उसे स्टेबलाइज कर दिया। क्या किया, अभी स्ट्रेन को स्टेबलाइज किया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस क्या था, डीएनए स्ट्रेन का सेपरेट होना, सेकंड प्रोसेस डीएनए स्ट्रेन का स्टेबलाइज होना। क्लियर हुआ। अब डीएनए स्ट्रेन स्टेबलाइज जब होती है तो अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए स्ट्रेन स्टेबलाइज होने के साथ ही साथ अब देखो जैसे इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अब मैं यदि इधर साइड से इसको खोलता हूँ इस तरह से, तो पीछे साइड ज्यादा ऐठन आ सकती है, गांठ पड़ सकती है पीछे, जैसे रस्सी को पकड़ के हम ऐसा खींचेंगे तो दूसरे साइड से हम खोलेंगे, ठीक है, ये ऐसी रस्सी है, तो इधर से हम खोलते जा रहे हैं तो इधर साइड ज्यादा ऐसी ऐठन आ सकती है, उसमें आ सकता है कि नहीं, बताओ हेलो। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, उसको कहते हैं सुपर क्वाइलिंग, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो उस टेंशन को रिमूव करने के लिए वहां पे अगेन एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है टोको आइसोमरेज। क्या नाम है बेटा, टोको आइसोमरेज।
तो यहाँ पे देखिए ये टोपो आइसोमरेज जो है, कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी पहले पढ़ लिए थे, उन लोगों के डाउट्स आए थे, तो अभी उन लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो अनवाइंडिंग हो रही थी, सुपर क्वेलिंग, जिसकी वजह से जो अदर एंड ऑफ डीएनए था, अदर एंड ऑफ डीएनए मतलब जो रेप्लिकेशन फॉर्क के जस्ट अपोज में था, वहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा था। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमरेज इन्वॉल्व होता है, और टोपो आइसोमरेज क्या करता है, टेंशन को रिलीज करता है। ये चीज प्रोकैरियोटिक में हम देखें बेटा, तो गायरेज जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मींस गायरेज जो है टोपो आइसोमरेज की तरह रोल प्ले करता है। अब देखो एनिमेशन में आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली कैसे होता है ये प्रोसेस, तो देखो यहाँ पे ये एक एनिमेशन है, छोटा सा एनिमेशन, जिसमें आप लोग देख रहे हो बेटा, एक साइड से हम लोग देखो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहे हैं। जब डीएनए स्ट्रैंड को एक साइड से हम सेपरेट कर रहे हैं, तो दूसरे साइड उसमें एटन आ रही है। ठीक है, ये है टेंशन, सुपर क्वाइलिंग है। इस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज। तो ये देखो, ये जो डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर, इस डायग्राम में यहाँ पे आपको सुपर क्वाइलिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो सुपर क्वाइलिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, उस इस एंजाइम का यूज करेंगे टोपो आइसोमरेज का, और सुपर क्वाइलिंग को हम रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव होने के बाद बेटा, मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में आज के लेक्चर में आप लोगों को आरएनए का एक रोल बताया था, आरएनए प्राइमर का, एक प्राइमेज एंजाइम बताया था मैंने, याद है? तो प्राइमेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, एक आरएनए की सिंथेसिस करेगा। आरएनए के सिंथेसिस मींस, अभी देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था। अब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये स्ट्रेन को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब यहाँ पे न्यू स्ट्रेन यहाँ पे सिंथेसाइज करना है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज का रोल रहेगा, बट डायरेक्टली नहीं कर पाता वो। तो उसके लिए यहाँ पे बेटा सबसे पहले उस डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करने के लिए धक्का मारना पड़ेगा उसको, तब काम करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्मॉल आरएनए प्राइमर आता है। तो आरएनए प्राइमर अपने आप नहीं आएगा, आरएनए प्राइमर के लिए एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम है वो, प्राइमेज एंजाइम। तो प्राइमेज एंजाइम जो होता है, एट द, क्या बोला यहाँ पे, फ्री थ्री एंड ऑफ वन स्ट्रैंड, ठीक है, एंड द फॉर्क एंड ऑफ सेकंड स्ट्रैंड, आरएनए का सिंथेसिस होगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसे बोलते हैं प्राइमेज। जो क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है आरएनए की, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज होगा, वो कहलाता है आरएनए प्राइमर, और इस एंजाइम का नाम है प्राइमेज। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा होगा कि एट द थ्री एंड ऑफ वन स्ट्रैंड एंड द फोर्थ एंड ऑफ सेकंड स्ट्रैंड। अगेन क्या बोला बेटा, ये देखो ये डीएनए का स्ट्रैंड था, सबसे पहले ये सेपरेट हुआ इस तरह से, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये क्या होगा बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये स्ट्रैंड जो है 5 to 3 ऐसा होता है, ये स्ट्रैंड 5 to 3 ऐसा होगा। हेलो, समझ में आ रहा है ना, हेलो, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे देखो क्या है, ये 5 to 3, ये क्या रहेगा 3 to 5। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पर, और रेप्लिकेशन फॉर्क के ये वाला एंड, तो यहाँ से नया डीएनए और यहाँ से नया डीएनए सिंथेसिस होगा। तो ये डीएनए के सिंथेसिस के पहले यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल आरएनए फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जो कहलाता है आरएनए प्राइमर, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या नाम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कहलाता है प्राइमेज। अगेन देखो स्लाइड में देखो बेटा, अगेन आपको समझ में आएगा, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। एट द, क्या बोला बेटा मैंने, थ्री एंड, ओके, तो फ्री थ्री एंड वन स्ट्रैंड, और दूसरा फॉर्क एंड ऑफ सेकंड स्ट्रैंड। क्या सिंथेसिस हो रहा है बेटा, बोर्ड पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्मॉल आरएनए फ्रेगमेंट, जो क्या कहलाता है, प्राइमर। कौन सा एंजाइम है, प्राइमेज, इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक बार चैट में रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ तक कि समझ में आएगा सभी लोगों को। स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है, कलर्स, प्रगति, पूनम,
जानवी, ओके बेटा, ठीक, क्लियर है बोल रहे हैं सभी लोग। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है आयुष सर, एक बार टोपो आइसोमरेज एक्सप्लेन करो। सर नो, एक और डायग्राम से बताओ। साइड बेटा, अभी डायग्राम से तो बताया मैंने सारी चीजें, बाद में एनिमेशन आने वाला है, टेंशन न लो। टोपो आइसोमरेज का मीनिंग होता है बेटा जो सुपर कॉइलिंग आती है, ठीक है। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो जो बोरे सिलने की जो रस्सी आती है, देखियोगे आपने, सुतली बोलते हैं जिसको, जानते हो ना सुतली। तो वो सुतली में ऐसे ऐठन रहती है थ्रेड की। आप देखना सुतली को एक साइड से पकड़ के ऐसे खींच के खोलने की कोशिश करना। जब इधर से खींचते जाओगे तो उधर साइड देखना से रोल होते 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 वो ऐसे और ज्यादा ऐठन आते जाएगी, समझे। तो पीछे साइड की जो ऐठन है उसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। उसको रिमूव करने के लिए टोपो आइसोमरेज इन्वॉल्व होता है। अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साहिल अभी इसके लिए नीड नहीं है डायग्राम की, वैसे एनिमेशन में मैं क्लियर कराऊंगा। पूर्वल, वो स्ट्रेंथ फिर से बताओ। कौन सा बेटा पूर्वल, कौन सा स्ट्रेंथ फिर से बताना है? फर्स्ट लाइन ईश्वरी फिर से एक्सप्लेन करना है, ओके। देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन जो बताया है, एट द फ्री एंड ऑफ वन स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे ध्यान दो इस डायग्राम पे। हेलिकेज एंजाइम आया, दोनों स्ट्रेंथ सेपरेट हुई। एसएसबीपी एंजाइम आया, क्या हुआ, स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज कर दिया। टोपो आइसोमरेज आया, पीछे साइड जो सुपर कॉइलिंग थी उसको रिमूव कर दिया। अभी आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर मींस प्राइमेज आएगा, सॉरी क्या आएगा, प्राइमेज। प्राइमेज क्या कर रहा है, आरएनए प्राइमर बना रहा है। अब आरएनए प्राइमर कैसे बनेगा? तो आरएनए प्राइमर जो है, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये वन स्ट्रेन का ये जो 3' फ्री एंड है, एक तो यहाँ पे बनेगा, दूसरे साइड ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो दूसरे स्ट्रेन पे रेप्लिकेशन फॉर्क जहां पर है, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर बन रहा है। ये इसका मीनिंग है। अगेन देखो बेटा स्लाइड में क्या बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे एट द फ्री फ्री डैश एंड वन स्ट्रेन, और दूसरे स्ट्रेन का कौन सा बेटा, फॉर्क एंड, जहां पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। किसकी हेल्प से हो रही है बेटा, प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से हो रही है। उसे क्या कहते हैं, प्राइमेज। सिंपल सा कंसेप्ट है। ईश्वरी क्लियर हो गया? पूर्वल, वो फर्स्ट पैराग्राफ पूर्वल क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जो बनाया हूँ, ठीक है, आप छोटे से स्क्रीन में मुझे देख रहे होंगे। तो ये जो बोर्ड पे ये जो डायग्राम यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया हूँ, तो इसमें देखिए अभी ये डीएनए नहीं बना है। अभी यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, आरएनए ही सिंथेसिस हुआ है। तो आरएनए की जो सिंथेसिस हुई है, तो यहाँ से बेटा नए न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जुड़ेंगे, ज्वाइन होते जाएंगे। तो जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ज्वाइन हो रहे हैं वो ऐसे नहीं होने वाले। जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ज्वाइन होने वाले हैं वो कैसे होंगे बेटा, देखो अभी थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा वहां पर। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, ये जो है ये वाला जो पार्ट, तो अभी यहाँ पे सिर्फ आरएनए प्राइमर ही बना है दोनों की जगह। अब डीएनए पॉलीमरेज आके क्या करेगा, इन दोनों को रीड करेगा। रीड करने के बाद फाइनली होगा क्या, फाइनली यहाँ पे ये होगा कि इसके अगेंस्ट में न्यू बेस पेयरिंग होंगी। बेस पेयरिंग मतलब ये स्ट्रेन एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रेन, पढ़े थे हम लोगों ने पहले। और इसके साथ ही साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन रहेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन रहेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रेन को रीड करके न्यू बेस पेयरिंग जब यहाँ पे ऐड करेगा, मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करेगा। जैसे अब न्यू न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड होंगे, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा बताओ, थाइमिन। यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, साइटोसिन। ऐसे होगा। तो ये इस तरह से बेस पेयरिंग होगी और न्यू स्ट्रेन का सिंथेसिस होगा। वो किसके हेल्प से होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होगा। समझ में आ गया है? चलो आगे देखते हैं अभी वापस से हमारी स्लाइड पे आते हैं बेटा वंस अगेन हम लोग। तो हमारी स्लाइड में देखिए, साहिल क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो टू स्ट्रेन जो कि सेपरेट हुआ है, मींस टू स्ट्रेन सेपरेटेड डीएनए स्ट्रेन इन द एरिया ऑफ क्या चीज, रेप्लिकेशन फॉर्क। दोनों भी स्ट्रेन जो है रेप्लिकेशन फॉर्क वाली
अब यहाँ पे बेटा ये क्या होंगे बेटा, नॉ फंक्शन। नॉ फंक्शन मतलब अब ये जो सेपरेट स्ट्रेन है अब वो काम में आएंगे, यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, नाइट्रोजनस बेस जो रहेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को, बट कॉम्प्लीमेंट्री के साथ फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड। थोड़ी देर पहले न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हुए थे, याद है आपको, बताया था मैंने, हेलो, जो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हुए थे उसको अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, तब जाके ही एक साइड ओल्ड स्ट्रेन है और दूसरे साइड न्यू स्ट्रेन, तो ओल्ड पे न्यू स्ट्रेन कब बनेगी बेटा, बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे होने वाला है। इसके लिए एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजाइम का नाम है फॉस्फो, क्या है, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है यहाँ पर। ये एंजाइम क्या करता है, जो 2 फॉस्फेट है उसको रिमूव करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मोनोफॉस्फेट स्टेट में। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 तरीके से रोल प्ले होता है। अब 2 तरीके से रोल कैसे प्ले होगा, तो 2 टाइप से जो रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर। तो पहली चीज तो जो पायरोफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोरिलेटेड जो न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्या था बेटा, DAMP था, मतलब ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हुए DATP में। ऐसे ही गुआनोसिन के साथ भी रहेगा, ऐसे ही बाकी न्यूक्लियोटाइड के साथ भी रहेगा। अब ये जब एक्टिवेट हुआ तो सबसे पहले इसके फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा। जब फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया तो रिमूव होने के बाद डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट हुआ तो ये सेपरेट हुआ स्ट्रेन के साथ, यहाँ पे एक नया बेस पेयरिंग जो होगा तो ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के थ्रू होगा। बट ये जो एक्टिवेटेड थे तो इससे एनर्जी रिलीज होगा जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये जो प्रोसेस है हाईली एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर, तो विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो आप देखो फिर से अगेन स्टेटमेंट देखते हैं। 2 स्ट्रेन सेपरेट हुई है, सेपरेट स्ट्रेन जो है रेप्लिकेशन फॉर्म जहां है वहां से फंक्शनल हुआ। नाइट्रोजनस बेस जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस अट्रैक्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा बेटा, सबसे पहले पायरोफॉस्फेट रिमूव कर रहा है 2 फॉस्फेट को, जो कि फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड है, वहां से उसको चेंज करेगा किसमें बेटा, मोनोफॉस्फेट स्टेट में। समझ में आ गया। मोनोफॉस्फेट स्टेट में चेंज करने के बाद अभी यहाँ पे फाइनली क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसका यूज किसमें होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बिल्डिंग में। पहले बताया बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3 और Mg++, पढ़े बेटा हमने लोगों ने Mg++, याद है आपको। Mg++ का रोल क्या है, बॉन्ड को तोड़ना या फिर बॉन्ड को बनाना। कब, ग्लाइकोलाइसिस पढ़े थे हमने, एटीपी से एडीपी बनता है, तो एटीपी में से एक फॉस्फेट को तोड़ने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है Mg, ऐसे बेटा एक फॉस्फेट को जोड़ने में मींस जो बॉन्डिंग है, ठीक है, और साथ ही साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, जिसमें ये एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अगेन। आई होप ये वाला स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डर तो नहीं लगा बहुत सारे पॉइंट्स देख करके, क्या होगा कैसे होगा। हेलो बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक के? एक बार वॉइस में रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग। अनम्यूट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अलाउ दे रहा हूँ। हेलो, समझा Yes, गया बेटा? sir. Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों को क्लियर यहाँ तक के? मजा आ रहा है कि नहीं? सर वो Mg++ वाला बताओ फिर से। Mg++ बेटा जो फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं उस बॉन्ड को तोड़ने या जोड़ने में हेल्प करता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एटीपी था ना, तो एटीपी में 3 फॉस्फेट इस तरह से जो आते हैं, तो तीनों फॉस्फेट में एक फॉस्फेट को जोड़ना या तोड़ना है तो जो फॉस्फोएस्टर बॉन्डिंग होती है उसमें Mg++ एज अ कोफैक्टर काम करता है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं बेटा हम लोग अगेन वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो स्लाइड है इस पर, और जो इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है यहाँ पे बेटा आप लोगों को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहली चीज तो यहाँ पे एक पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स से दोनों भी स्ट्रेन आपस में हो गई सेपरेट। सेपरेट होने के बाद बेटा स्ट्रेन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लाल टुकड़ा दिख रहा होगा आपको, रेड मार्क, ये है आरएनए प्राइमर। तो ये देखो बेटा ये ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रेन दिख रहा है, ये पेरेंटल वाला 5-2 3- दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये 3-2 5-। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस जो होती है डीएनए की
मीन्स न्यू डीएनए जो है हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब इधर 5 रहेगा तो इधर क्या रहेगा 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2021 का क्वेश्चन। ओके, 5 डैश से 3 डैश में यदि हम देखें तो ही डीएनए का सिंथेसिस होता है, इस डायरेक्शन पे, ये याद रखोगे। तो अब देखो डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है, नया डीएनए जो बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। तो ये भी 5 डैश से है, तो 5 डैश इधर रहेगा तो इधर क्या रहेगा 3 डैश रहेगा। तो इस डायरेक्शन पे सिंथेसिस रहेगा, बट ये इसका ओरिजिनल स्ट्रैंड जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये वाला जो हो गया, क्या हो गया बेटा, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी जो है इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो क्या होगा बेटा 3 to 5 दिख रहा है। बट ये इस डायरेक्शन पे हम देखेंगे तो ये 5 to 3 ऐसा है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस लूंगा मैं आप लोगों से जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं, क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इस डायरेक्शन पे जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। कैसे होगा बेटा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, जो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। नाम है बेटा, ये नाम याद रखना, लीडिंग मतलब जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक कार में बैठे हैं, ठीक है, ओके जानवी आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। हम लोग कार में बैठे हैं, तो कार में हम लोग जो बैठे हैं तो बेटा हमको आगे साइड यदि मूव करना है तेजी से भाग पाएंगे, लेकिन रिवर्स गियर करके हम जब रिटर्न आएंगे तो क्या होगा, उसी एक कंटिन्यूअसली से नहीं आ सकते हम लोग, रुकना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, इस तरह से हो सकता है। नॉर्मल स्पीड से हम रिवर्स गियर में नहीं आ सकते, बट आगे की या फिर हमको तेजी से रन भी करना है तो हम आगे साइड तो बहुत तेजी से भाग पाएंगे, बट रिटर्न जो है हम उतना फास्टली नहीं आ सकते ना। तो एज इट इज सिमिलर बेटा, यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड इस डायरेक्शन पे जो सिंथेसिस हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस है। बट जब वो इस डायरेक्शन पे सिंथेसिस होगा तो वो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और डिसकंटिन्यूअस में रुक रुक के सिंथेसिस हो रहा है, रुकते जा रहा है सिंथेसिस होते जा रहा है, रुकते जा रहा है सिंथेसिस होते जा रहा है। तो जब वो इस डायरेक्शन पे सिंथेसाइज किया तो नॉर्मली स्पीडली किया, जो कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस थी, जो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जब वो इस डायरेक्शन पे सिंथेसिस हुआ तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ। और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होने की वजह से उसने बीच बीच में यहाँ पे गैप बना दिए। तो डिसकंटिन्यूअस जो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा ये, लैगिंग स्ट्रैंड। अभी डिसकंटिन्यूअस की वजह से छोड़ छोड़ के जब उसने यहाँ पे सिंथेसाइज किया तो कुछ यहाँ पर जो फॉर्म हुए, गैप फॉर्म हो गए यहाँ पर। तो इस गैप में मतलब ये जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इस फ्रेगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, कौन सी स्ट्रैंड पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये स्मॉल रेड कलर का जो फ्रेगमेंट, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, आरएनए प्राइमर, जो किसके थ्रू फॉर्म हुए बेटा, प्राइमेज एंजाइम के थ्रू फॉर्म हुए। बेटा ये वाला डायग्राम सभी लोगों के क्लियर है। जानवी कुछ बोलना चाह रही थी, बोलो बेटा जानवी क्या प्रॉब्लम है। लो अनम्यूट दे देता हूं मैं आपको, बोलो जानवी, और किसका क्या प्रॉब्लम है बताओ। डीएनए का ये 3 to 5 होता है कि 5 to 3 होता है? बेटा कितना बहुत स्लो आवाज आ रहा है आपका, लाउडली बोलो। सर डीएनए का फॉर्मेशन 3 to 5 होता है कि 5 to 3 होता है? डीएनए का न्यू डीएनए जो सिंथेसिस होगा ऑलवेज वो कैसा होगा बेटा 5 to 3, 5 to 3, बट उसका टेम्पलेट स्ट्रेन जो रहेगा वो कैसा रहेगा 3 to 5। हाँ ईश्वरी बोलो बेटा। सर जो सेकंड टाइम में वो मतलब ऐसे अटक अटक के क्यों जा रहा है? हाँ सेकंड टाइम में जो रन कर रहा है, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। देखो बेटा ये हमारा डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड था जो कि ऐसा सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद ये 5 to 3 इस डायरेक्शन पे पहले डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड था। यहाँ पे इस तरह से आरएनए प्राइमर बना है। आरएनए प्राइमर फॉर्म होने के बाद अभी एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा।
अब जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो जब वो यहाँ से चलना चालू करता है तो ये इसका सीधा वाला डायरेक्शन है, ठीक है। अब वो यहाँ से वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो वो जो डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है वो प्रॉपरली नहीं कर सकता, रुक रुक के करेगा। जब रुक रुक के करता है तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, उस फ्रेगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो जो स्ट्रेन कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये बनेगा, जो स्ट्रेन डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, उसका नाम क्या है। तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज स्ट्रेन लीडिंग, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज स्ट्रेन लैगिंग। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रेन क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। ईश्वरी क्लियर हुआ बेटा? पर सर वो जो सेकेंड टाइम रन करता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जा रहा है ना? क्या बोले? जब वो सेकेंड टाइम जो रन कर रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जा रहा है ना? ओके चलो अभी मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ये एक एंजाइम है, ये इसका फेस इधर है, दिख रहा है। अब ये इधर साइड इस तरह से रन किया है, वही एंजाइम है, उसका फेस अगेन इधर है, अब उसको इधर साइड आना पड़ रहा है। सिंथेसिस डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस 5 to 3 ही होगा, बट एंजाइम पहले सीधा जा रहा था, उल्टा चल के आ रहा है। समझ गए? यही सबसे बड़ा वहां पे टास्क। अभी हाँ अच्छा सर समझा। ओके, इसलिए वो वहां पे छोड़ छोड़ के बना रहा है। कोई कार का एग्जांपल, रिवर्स गियर में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि हमको भी रन करना है, ऐसे तो हम तेजी से करेंगे, लेकिन रिटर्न आएंगे तो क्या होंगे, फास्टली नहीं आ पाएंगे ना, ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। कुछ लोगों के चैट में क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्लियर हो गया साहिल, अमन, आरएनए प्राइमेज का सिंथेसिस कैसे होता है? आरएनए प्राइमेज मींस एक प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, तो वहां क्लियर हो जाएगा। मींस प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मींस राइबोसोम्स में सिंथेसिस होती है। अमन क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब तक के जो भी हम लोग स्टडी किए, ठीक है, सारे स्टडी में यहाँ पे आपको मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। डीएनए के स्ट्रेन है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रेन बेटा ये डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये डबल स्ट्रेन को सेपरेट करेगा। हेलिकेज एंजाइम क्या किया, स्ट्रेन को सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन। ठीक है। अब स्ट्रेन सेपरेट हो गई, म्यूट कर लो बेटा थोड़ी देर के लिए। स्ट्रेन सेपरेट होने के बाद फाइनली अभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है, इसका रोल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये क्या करता है, डीएनए को कॉइल्ड नहीं होने देता फिर से। वेरी गुड, ठीक है, डीएनए को कॉइल नहीं होने देगा, डीएनए को कॉइल नहीं होने देगा, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, सुपर डीएनए कॉइलिंग जो है करता है। स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। इस तरह से अभी देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो यहाँ पे आके बाइंड किया, मतलब वो स्ट्रेन वापस से उसी फॉर्म में नहीं जा पाएंगी, सेपरेट होगी। ये आरएनए प्राइमेज है, इसने स्मॉल आरएनए फ्रेगमेंट्स को बना दिया, एक इस साइड बना रहा है 3' एंड पर, और दूसरा जो है उसके जस्ट अपोजिट बनाएगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है बेटा, इस तरह से टेम्पलेट को रीड करके एक नया डीएनए स्ट्रेन सिंथेसाइज कर देगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज बहुत देर तक के काम नहीं कर सकता, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको स्लाइडिंग डीएनए क्लैम्प कहते हैं। अब ये कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप, ठीक है, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड बेटा ज्वाइन करने का कैपेसिटी होता है। तो इस तरह से डबल स्ट्रैंड बन गई, बट कुछ आरएनए थे, तो आरएनए एच आया, इसने जितना भी जो आरएनए स्ट्रेन था उसको क्या करेगा बेटा, ये रिमूव कर देगा। तो आरएनए स्ट्रेन रिमूव हो गई, रिमूव होने के बाद अगेन डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, रिपेयर कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है बेटा, वो रिमेनिंग जितना था वो, अब बीच बीच में देखो छोटे छोटे वहां पे गैप दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो ये गैप जो है फेविक्विक की तरह काम करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, और ये लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस तरह से जो रिमेनिंग निक्स जो थे उसको फिल किया। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये कंसेप्ट देखे। वंस अगेन रिवाइज करा रहा हूँ, देख लो एक बार फिर से। फर्स्टली डीएनए हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सेपरेट होगा। ओके, किधर साइड है, ये है, डबल स्टैंड डीएनए सेपरेट हुआ, फॉर्म हुआ रेप्लिकेशन फॉर्म,
सेपरेट हुआ स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना जरूरी है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्ट्रैंड को इस तरह से स्टेबलाइज कर दिया। फिर अभी आरएनए प्राइमर बनेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से अभी यहाँ पे फॉर्म हुआ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज। अब रीड कर सकता है, वो पहले रीड नहीं कर पा रहा था, अब रीड कर सकता है। तो जहां पे प्राइमर बना वहां से एक नया एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को जोड़ते हुए डीएनए को सिंथेसिस करेगा। स्पीड को बढ़ाने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है स्लाइडिंग डीएनए क्लैम्प। इस एंजाइम की हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप बहुत लंबे टाइम तक के रेप्लिकेशन करते रहेगा। अब कुछ आरएनए प्राइमर थे उसका काम नहीं है तो उसको अलग करना है। आरएनए एच जो है, आरएनए प्राइमर जो है उसको क्या करेगा बेटा, रिमूव कर देगा। रिमूव करके अलग कर दिया। अब वहां पे गैप आ गए, गैप को फिल करना है। वंस अगेन डीएनए पॉलीमरेज, वही वाला नहीं है, दूसरा है। क्या कर रहा है बेटा, इस गैप को फिल कर दिया। ओका जाके फ्रेगमेंट बने थे ना, उसको फिल किया। लेकिन जोड़ना भी है ना, चिपकाना पड़ेगा। चिपका नहीं है अभी वो, ये देखो ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, फेविक्विक की तरह काम कर रहा है। नाम है इसका डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से बेटा फाइनली ये प्रोसेस होती है। अब आते हैं हम लोग हमारे एनसीईआरटी पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा, एनसीईआरटी है ना हमारे। तो एनसीईआरटी में क्या बताया, अब बेटा आपको एनसीईआरटी का सारा डेटा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जो भी लिविंग सेल्स है, एग्जांपल यहाँ पे ई कोलाई का लिया है। ई कोलाई में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए रिक्वायर्ड है सेट ऑफ कैटलिस्ट मींस एंजाइम। इतने सारे एंजाइम के बारे में पढ़े हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, समझ में आ रहा है बेटा। तो इतने सारे जो एंजाइम है वो इसेंशियल होते हैं, बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने डायरेक्टली एक स्टेटमेंट में कंप्लीट कर दिया। क्या बताया, सेट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। कौन से रिक्वायर्ड है नहीं बताया, हमको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा मेन एंजाइम जो है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो क्या कर रहा है बेटा, मेन एंजाइम है जो मेन रोल प्ले कर रहा है इस चीज में बेटा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। ये क्या करता है बेटा, ये यूज करता है डीएनए टेम्पलेट को, मतलब ओल्ड डीएनए को वो पहचानेगा और उसी के साथ साथ न्यू डीएनए स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करेगा, मींस पॉलीमराइज करेगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, मींस यहाँ पे ओल्ड स्ट्रेन जब सेपरेट हुई इस तरह से, सेपरेट होने के बाद अब न्यू स्ट्रेन का जो सिंथेसिस यहाँ पे होगा, तो ओल्ड स्ट्रेन को पहले पहचानेगा तब जाके ही वो न्यू स्ट्रेन को सिंथेसिस कर सकता है। मींस यहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रेन इस तरह से, तो यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से जो जोड़ने का जो काम करेगा वो कैसे होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की हेल्प से होगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए बेटा ये एंजाइम जो होता है इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, हाईली एफिशिएंसी होती है। मींस यदि हम देखें तो ये यहाँ पे देखो ये जो बताया हुआ है कितना बेटा, ये जो पॉलीमराइजेशन जो होता है एवरेज रेट यदि हम देखें तो एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर सकता है, ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, ये वाला भी आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने न्यूक्लियोटाइड कितने देर में ज्वाइन होते हैं और किसका कैपेसिटी है पॉलीमराइज करने का। ठीक है, मींस पॉलीमराइजेशन जो है लार्ज नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे पता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वेरी शॉर्ट टाइम में पॉलीमराइज एंजाइम ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि देखो एक इकोलाई बैक्टीरिया कितनी देर में बेटा, 20 मिनट देखे थे, यहाँ पे 18 दिया है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो 18 मिनट में बेटा एक इकोलाई बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और उस 18 मिनट में देखो इतने बेस पेयर जो है इकोलाई में होते हैं एक सेल में, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, इतना न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर सकता है बेटा। मींस एक डीएनए से 2 डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है और इतना लेंथ का एक इकोलाई बैक्टीरिया में डबल करना है और रेप्लिकेट करना है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज का कैपेसिटी है। और ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट डीएनए में 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 बेस पेयर, मतलब डीएनए जो है बेटा किंग है, जो
और डीएनए जो फॉर्म हो रहा है, डीएनए से डीएनए ही फॉर्म हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से हो रहा है। ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है। ट्रिलियन और मिलियन ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है। क्या हुआ कृणाल? ठीक है, तो इतना जो सेल्स प्रेजेंट है, तो उसके बाद यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी है बहुत फास्ट है। अब यहाँ पे आगे देखिए बेटा, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम जो है बहुत फास्ट होता है, मतलब सिर्फ फास्ट ही नहीं है, अगेन बेटा ये ऑल्सो कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये क्वेश्चन नहीं समझता, ये क्वेश्चन बेटा आपको विच वन ऑफ द करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है, या फिर असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे आपको नीट में, वहां पे ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मींस ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेटा किसी भी टाइप की मिस्टेक्स नहीं करता। ठीक है, मिस्टेक्स मतलब 1000 ऑफ बेस पेयर जब ज्वाइन करेगा तब एक गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा तो जोड़ देगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब मान लो यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो ज्वाइन कर रहा है कंटिन्यूअसली, ओके, तो कंटिन्यूअसली जो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे किसी भी टाइप की मिस्टेक्स जो है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। गलती से यदि मिस्टेक्स होती है तो फाइनली क्या होगा बेटा, उसका रिजल्ट जो आता है म्यूटेशन। देखो मैं बता रहा हूँ अगेन आपको, यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे ये एक डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो पैरेंटल डीएनए, पैरेंटल डीएनए में इस तरह से यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, तो अब यदि हम देखें तो ये हो गया एडेनिन, फिर ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। चलो बताओ इधर क्या क्या ज्वाइन होगा? एडेनिन के साथ थाइमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन। हो गई गलती? हो गई गलती यहाँ पर? एडेनिन। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब ये ऐसी मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होने वाली, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। इस तरह का मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होता है बेटा। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, डायरेक्टली कंटिन्यूअसली जो सिंथेसिस करेगा इस स्ट्रेन को पहचानेगा, टेम्पलेट को, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूली डीएनए स्ट्रेन का सिंथेसिस करेगा। ओके, तो ये कहलाता है बेटा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो कि हमारे को ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बता रहा है। आई होप ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, मींस यदि मान लो उसने किसी भी टाइप की मिस्टेक्स किया ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन तो उसका रिजल्ट होगा म्यूटेशन। और म्यूटेशन बेटा आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, क्या होता है म्यूटेशन? सडन चेंज। ठीक है, डीएनए के बेस पेयरिंग में, डीएनए में यदि कुछ गलती हो जाए तो उसका रिजल्ट होता है म्यूटेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, एनर्जेटिकली प्रोसेस है, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी का डिमांड होता है यहाँ। तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? अलग से सेल का एनर्जी यदि वो यूज कर लेगा तो फिर मुझे ये बताओ हमारे बॉडी में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए फिर एनर्जी कहाँ से आएंगे? तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका ड्यूअल पर्पस होता है। देखो ये नाम याद रखना, इसको न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला है, क्या बोला है इसे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड, और आगे ट्राइफॉस्फेट यूज किया हुआ है। तो ये जो क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका डबल रोल है। डबल रोल कैसे? एक तो बेटा वो बेस पेयरिंग में जाके वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़ने वाला है, और साथ ही साथ जब वो वहां पे उसका ब्रेकडाउन होता है फॉस्फेट का, ट्राइफॉस्फेट जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड में तो मोनोफॉस्फेट ही जाके ज्वाइन हो रहा था, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे वो जो बाकी के जो फॉस्फेट ब्रेक हुए उससे रिलीज होती है एनर्जी, और वो जो एनर्जी है बेटा ये प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन के लिए। समझ गए? मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी होती है। मींस एटीपी के समान ही यहाँ पे जो है एनर्जी देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ बेटा? एनर्जी कहां से मिल रहा है इसे? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये भी हमारा एनसीईआरटी का स्लाइड है। ओके,
तो अभी इस स्लाइड में देखिए बेटा, इन एडिशन टू आरएनए डिपेंडेंट डीएनए, सॉरी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए से ही डीएनए बना रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका यदि हम रोल देखें तो एडिशनल एंजाइम इसके साथ साथ रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। एडिशनल एंजाइम मैंने बताया बेटा, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक वर्ड बता के कंप्लीट कर दिया। नीट में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडिशनल एंजाइम कौन कौन से होते हैं, याद रखोगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में देयर आर सो मेनी एंजाइम आर रिक्वायर्ड, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी की है। ठीक है, अब डीएनए जो है कैसा बेटा, एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है। अब 2 स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, ये सेपरेट यदि हम देखें एंटायर लेंथ में तो नहीं हो पाता। यदि कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डीएनए का इस तरह से एक डबल स्ट्रैंड बनाए थे। क्या बनाए थे हम लोगों ने, डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड हम लोगों ने बनाए थे। जस्ट मिनट, आपको मैं फिर से एक वाइड स्क्रीन में बता रहा हूँ। ये डीएनए था। अब डीएनए में जब डीएनए से डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट हुआ तो कंप्लीट स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो रहा था, इस तरह से सेपरेट हो रही, फिर यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, क्योंकि डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है। तो इतना बड़ा लेंथ जो है, तो एनसीईआरटी देखो बेटा हमारे को यहाँ पे यही बता रहा है, क्या चीज, हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे बेटा क्या बोला है, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टू स्ट्रैंड जो डीएनए का है कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स एंटायर लेंथ। एंटायर लेंथ जो है वो सेपरेट नहीं हो रही है। रीजन, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसलिए छोटा सा ही तोड़ करके डीएनए को बना देगा। आगे फिर इसके बाद रेप्लिकेशन जो बेटा, वहां पे स्मॉल ओपनिंग्स जो है डीएनए हेलिक्स की, जहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो डीएनए को यदि हम देखें यहाँ से ऐसा सेपरेट किया, यदि कंप्लीट डीएनए ये वाला और ये वाला दोनों भी ऐसा सेपरेट हो जाएगा तो फिर डीएनए का प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बेस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए ऐसा ना होते हुए वो एक स्पेशल पॉइंट से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क। बेटा जितने लोग भी आज क्लास में अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का लेक्चर और इसके पहले का जो भी लेक्चर है, आप लोग उन्हें सजेस्ट करोगे कि एक बार यूट्यूब लेक्चर से वॉच करेंगे। ठीक है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा उन लोगों को बताने की, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, और आप उन्हें बताओगे तो ये कंसेप्ट क्लियरिटी उनकी भी बन जाएंगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका लॉस नहीं होगा। नहीं तो बाद में वो लोग भी बोलेंगे कि सर वो नहीं समझ रहा, या फिर वो क्वेश्चन कैसे आगे हमको नहीं आ रहे। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का लेक्चर और इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर अटेंड मतलब हुआ था आपका, तो वो दोनों भी लेक्चर्स जो है उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वंस अगेन यूट्यूब से देखें, और आप लोग भी बेटा यूट्यूब से एक बार देखोगे ये वाला लेक्चर। इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है, तभी आपका और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ बेटा अमृता बोलो, कुछ बोलना है बेटा? हो क्या आप लोग यहाँ पे क्लास में? रिस्पॉन्स करेंगे चैट में एक बार? यस सर। समझ में आ रहा है ना? पूछ नहीं हो रहे हो? अभी आपका एक चीज क्लियर हुआ होगा कि Yes, इतनी sir. देर लोग एनसीईआरटी को छोड़ के जो भी कंसेप्ट देख रहे थे उसका रोल क्या था। ये एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट बेटा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छे से बन गई है। ओके, तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है समझ में आ गया। अब रेप्लिकेशन फॉर्क के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज कर रहा है किस चीज को बेटा? ओनली पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मींस 5 days to 3 days। अगेन नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझ गए? मैंने एनसीईआरटी का ये स्लाइड डायरेक्टली एसजीटी इसलिए लिया हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रॉब्लम आती है। इसलिए बेटा मैंने पहले कंसेप्ट पढ़ाया और एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपको इसलिए क्लियर करवा रहा हूं ताकि आपको किसी भी टाइप की बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो किस डायरेक्शन पे सिंथेसिस होता है? 5 days to 3 days। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्रिएट होता है सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। कैसे? देखो वन स्ट्रेन जो होता है बेटा, जो टेम्पलेट स्ट्रेन है उसका पोलैरिटी क्या है? 3 days to 5 days। आप बोलोगे सर आपने तो 5 to 3 बताया, ये कैसे आ गया 3 to 5? बेटा टेम्पलेट की बात कर रहे हैं हम लोग। जब डीएनए का सिंथेसिस 5 to 3 हो रहा था, उसका टेम्पलेट कैसा होगा बताओ जल्दी से?
3 to 5 ही होगा, समझ रहे हो? क्योंकि बेटा डीएनए 3 to 5 है, तब जाके ही वो 5 to 3 में क्या कर सकता है बेटा, रेप्लिकेशन कर सकता है। ओके, देखो वंस अगेन देखो, डीएनए का ये एक स्ट्रेन है, यदि ये 5 to 3 है तो डीएनए का सिंथेसिस इधर इस डायरेक्शन पे होगा, तो ये 5 to 3 होगा। तो अभी मुझे बताओ, यदि मान लो ये वाला न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेन है, तो ये वाला टेम्पलेट है, तो इसके बिहाफ में हम देखें तो 5 to 3 डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसका टेम्पलेट स्ट्रेन का पोलैरिटी कैसा होगा बताओ? 3 to 5 3 to 5, वेरी 3 to गुड। 5 यही चीज यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में बताया हुआ है, ठीक है। 5 to 3 और 3 to 5 मैक्सिमम स्टूडेंट का बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, सर ये पॉइंट नहीं समझ रहा। अब आपको क्लियर हो गया है। तो अब देखो बेटा, जो टेम्पलेट स्ट्रेन का जो पोलैरिटी है, एक जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, कंटिन्यूअस। बताओ कंटिन्यूअस सिंथेसाइज जो स्ट्रेन हो रही है उसे क्या कहते हैं? लीडिंग लीडिंग या लेगिंग? लीडिंग। वेरी गुड, क्या कहलाएगा? लीडिंग स्ट्रेन। अदर स्ट्रेन जो टेम्पलेट का जो पोलैरिटी जो रहेगा वो देखो यहाँ पे, देखो इस टेम्पलेट का जो पोलैरिटी जो है, टेम्पलेट देखो कंटिन्यूअस का पोलैरिटी 5 to 3 ही है, समझे? नहीं तो देखो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे टेम्पलेट का पोलैरिटी 3 to 5 बोल दिए और यहाँ पे 5 to 3 बोल दिए, ये कैसे हो गया बेटा? क्वेश्चन समझना है। जब हम कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज बोलेंगे तो उसका टेम्पलेट का पोलैरिटी 5 to 3 है, वो एक कंटिन्यूअस जो रहेगा, कंटिन्यूअस मतलब 5 days to 3 days में ही वो रन कर रहा है, मींस ये वाली बात कर रहा है वो, ओके, जो क्या कहलाता है? लीडिंग। दूसरा जो रहेगा डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज होगा, जो क्या कहलाएगा बेटा? लैगिंग। फाइनली गैप फिल होगा दूसरे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, और रिमेनिंग निक्स जो रहेंगे वो ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक। क्या नाम था? डीएनए लाइगेज। आगे आते हैं हम, एनसीईआरटी का आगे का कंसेप्ट। डीएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, इसका खुद का यदि हम देखें तो ये किसी भी टाइप की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, मींस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट ये नहीं कर सकता है। रीजन बिहाइंड दैट, ये आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा कि मुझे कहाँ पे काम करना है। जैसे कि आप लोगों की आदत है ना, अभी बेटा यदि ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा होता तो बहुत से लोगों की हैबिट ऐसी रहती है, क्या करना देखेंगे, ठीक है। यदि आपको कहा बेटा ऑनलाइन क्लास होगी, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा और आपको पढ़ना भी है, तो आपको लगेगा नहीं सर क्वेश्चन पूछने वाले पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको पीछे से कोई प्रेशर दिया गया तो आप आगे बढ़ोगे। ऐसे ही यहाँ पे बेटा जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब तक कि उसको पीछे से कोई धक्का लगाने वाला नहीं रहेगा ना, गाइड करने वाला इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे ये पढ़ो, यहाँ पे ये करना है, आज आपको ये करना है, कल वो करना है, कल ओरल टेस्ट होगा, तब जाके आप पढ़ोगे। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, जब तक कि स्मॉल आरएनए प्राइमर नहीं मिलेगा उसको, वो यहाँ से डीएनए के स्ट्रेन का सिंथेसिस नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ पे आरएनए प्राइमर बन गया, अब यहाँ से वो काम करना चालू कर देगा। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication, and also the replication does not initiate randomly, random motion में भी नहीं होता है बेटा, ठीक है। any place of DNA, any place of DNA मतलब देखो ये DNA का स्ट्रेन था, सेपरेट हुई, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना वहीं पर ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, ऐसा थोड़ी है। आपने देखे कि मैंने ऐसा बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, हुआ था कि यहाँ पे नहीं, जहां पे बताया वहीं पे हो रहा है, मतलब यहाँ पर रैंडमली कहीं से भी नहीं होता है, स्पेशल प्लेस एक स्पेशल पॉइंट से ही रेप्लिकेशन होता है, उस रीजन को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। क्लियर हुआ बेटा? मेरा वॉइस आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर है? क्या थोड़ा नेटवर्क का इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, देखो एक बार यस सर हाँ क्लियर सर, है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हुआ था ना इतनी देर में? नहीं नहीं नो सर। कंटिन्यू करते फिर, फ्लो को तोड़ते नहीं, अभी मजा आ रहा है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। जस्ट मिनट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये देखें, ठीक है, रैंडमली नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए, देयर इज अ डिफाइनाइट रीजन इन इकोलाई डीएनए। डिफाइनाइट होता है बेटा जहां पे रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। कहीं से भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशल पॉइंट पे होगा। देखिए अभी आगे, बिकॉज the requirement of origin of replication, that is the piece of DNA needed, piece of DNA needed मतलब उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग?
एक प्रोपोगेटेड की तरह टर्म यूज होता है, बेटा इतना पार्ट जो बेटा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। मे बी इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वहीं से कनेक्टेड है। तो अब देखो बेटा प्रोपोगेटेड या प्रोपोग्यूल्स मतलब क्या होता है मालूम है? प्लांट का हम प्रोपोगेशन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो छोटा सा एक प्लांट का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट में इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे अगेन एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो एज इट इज बेटा जो डीएनए का रेप्लिकेशन या ओरिजिन करना है, तो एक उसके लिए हमको नीड होती है क्या चीज, पीस ऑफ डीएनए। as a कैसा प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, याद है आपको, मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्या बताया था बेटा मैंने आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे ये ह्यूमन जीनोम है, इस जीनोम को हम कट करेंगे, ये यहाँ से एक स्पेशल जीन को निकालेंगे। कौन सा जीन? जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। सपोज इतने सारे पार्ट में इतना जो जीन है ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको कट करके अलग कर दिए। अब ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में हम लोग प्लाज्मिड जो इसको बाहर निकालते हैं, जो वेक्टर की तरह काम करेगा। इस वेक्टर को तोड़ दिए, काट दिए, काटने के बाद हमने ये जो है कौन सा बेटा, जो ओरिजिनल डीएनए है जो इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है, उसको ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है। अभी क्या किया बेटा, इसको हमने उठा के इस इकोलाई बैक्टीरिया में हमने इंसर्ट करा दिए। अब जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो मैक्सिमम अमाउंट में इकोलाई का प्रोडक्शन दे सकता है। तो इसके लिए बेटा हमारे को यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने जो बताया है, क्या बताया हमारे एनसीईआरटी ने, यहाँ पे हम लोगों को ये बताया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर जो है इसके लिए रिक्वायर होता है, तो वेक्टर, वेक्टर मींस प्लाज्मिड, जो क्या करता है बेटा, कैरियर मॉलिक्यूल है। एक सेल से डीएनए को उठा के दूसरी जगह पे यदि ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो एसेंशियल होता है, किस चीज का होता है बेटा, वेक्टर का। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, यदि हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जो है इसेंशियल होता है। आगे देखिए, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड। देखिए बेटा रेप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत डिटेल है, ठीक है। पर डिटेल होने की वजह से हम बेटा अभी तो हमने एक छोटा सा पार्ट जो है वो हम पढ़े, जब आप एमबीबीएस करोगे, हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म और डिटेल में पढ़ोगे। जैसे यूकैरियोटिक में हम देखे तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है बेटा, आज भी मैंने आप लोगों को बताया था, कहाँ पे होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, इंटरफेज, ओके। फिर रेप्लिकेशन जो सेल डिवीजन जो होता है, ये भी एक आपस में हाईली कोऑर्डिनेट प्रोसेस होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बना रहता है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यदि मान लो सेल डिवीजन फेल हुआ तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। रिजल्ट क्या होगा बेटा, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड या फिर रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे डिफरेंट टाइप के डिसीज वहां पे देखने को मिलती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग जब पढ़ेंगे मेंडलिज्म, उस टाइम पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये भी पार्ट, इसका भी और डिटेल पार्ट बेटा आप लोग हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, एनसीईआरटी खुद बोल रहा है, अभी आपको इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है, ओके। समझ में आया बेटा सारा पार्ट जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे क्लियर है क्या? हेलो, चलो एक बार कैमरे ऑन करेंगे जरा, सभी लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन है, क्या है, कहाँ है। दिख नहीं रहे हो बेटा आप लोग? कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं अभी आप लोगों से, किसी के कुछ डाउट से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अरे हो क्या क्लास में? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा सभी को? बोलो बेटा। हाँ ईश्वरी, क्या प्रॉब्लम है, पूछो। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जस्ट वेट बेटा, नेटवर्क का इशू आया है, वेट करो। आपका क्वेश्चन अगेन एक बार रिपीट करो बेटा, नहीं समझा मैं, अगेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। रीड करो, स्टेटमेंट रीड करो एक बार। The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age, or with change in physiology of organism. ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बताया हुआ है,
पहली चीज तो इसमें जैसे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी लाइफ साइकिल के बाद या फिर एज के बाद चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। उसी के आगे देखो ग्रिफिथ वाला एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये बताया हुआ है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रिफिथ ने जब उस बैक्टीरिया को हीट किया था, तो हीट करने के बाद भी वो जो जेनेटिक मटेरियल मतलब जो केमिकल था वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा हुआ था, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो एज हो या फिर लाइफ साइकिल हो या फिर किसी भी टाइप का फिजियोलॉजिकल चेंज हो, यदि वो जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए। ये बताया बेटा वहां पर। सर फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, वेरियस टाइप के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारे बॉडी में जो हो रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो चेंजेस आने की वजह से बेटा यदि एक जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा जो ह्यूमन बॉडी जो है हमारा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अपना एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अब जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उस या ऑप्शनिक्स में उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होंगे, तो यदि मान लो मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यदि वो ट्रांसफर होने वाला है, यदि फिजियोलॉजिक ऑर्गेनिज्म में चेंज आया तो एक नया ऑप्शनिक तो कुछ और बन जाएगा ना फिर। तो चेंज नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन हो सकता है, सडन चेंज, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज जो इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है, ठीक है, बट एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा तो फिर कोरोना वायरस आ गया फिर तो, देखे ना, हो सकता है प्रॉब्लम ऐसा, तो वो नहीं होनी चाहिए, ये बताया हुआ है वहां पर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। और किसी का कोई डाउट बेटा? ओके, तो यहाँ तक के हम लोगों ने जो भी अभी स्टडी किए हैं, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स है आज अटेंड किए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, ठीक है बेटा। जिसके डाउट है वो रह सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्लास को एंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोगों को रिकमेंड करो बेटा, ठीक, कि ये वीडियो आज का जो है वो इम्पोर्टेंट है, देखिए, और इसके पहले का भी जो वीडियो है वो भी देखना है। और चाहो तो आप आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी बेटा शेयर सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है, वो भी एडवांटेज ले सकते हैं इस लेक्चर्स का, यूट्यूब से वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं फिर, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू डाउट या जो भी नोट्स है, वो सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिला हुआ है। और एडिशनल जो भी चीजें बेटा मैं कुछ वीडियो है तो वीडियो का प्लेलिस्ट जो है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ऊपर आई बटन आपको मिलेगा, वहां पे भी सारी चीजें मिल जाती है। तो यदि मान लो कभी मैं कोई लिंक शेयर नहीं भी किया, तो उस टाइम पे आप आई बटन को रिफर करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको बहुत सारा वहां पे डेटा ऑलरेडी मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार वो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन बताओ जरा। आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, आज हम लोगों ने जो देखे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मींस उसका नाम है प्राइमेज। और प्राइमेज का जो रोल होता है वो होता है स्मॉल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है। ओके, क्लियर हुआ? और किसी का डाउट बेटा? जल्दी जल्दी पूछो, फिर क्लास को एंड करते हैं आज। नो डाउट? सॉरी, असेशन रीजन में दिया है सर। अगेन पूछो, क्वेश्चन क्या बोला है? सर मेल्सन एंड स्टैलिन ने सर एक्सपेरिमेंट में जो 14 और 15 नाइट्रोजन डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो क्लोरीन का कंपाउंड लिया था सर, वो कंपाउंड कौन सा था? सीजियम क्लोराइड था वो। सीजियम क्लोराइड। दो वहां पे कंपाउंड यूज किए, देखो, एक तो नाइट्रोजन को लेबल करने के लिए अमोनियम क्लोराइड यूज किया, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर सेपरेट जो किया तो उसके लिए सीजियम क्लोराइड का यूज किया, देन फाइनली सेपरेट किया। ओके सर। ओके, और Thank you, किसी का sir. डाउट है बेटा? ओके, वेलकम। साहिल, एक बार आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन एक्सप्लेन करो। साहिल, क्लियर हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज मींस प्राइमेज। प्राइमेज का रोल क्या था? स्मॉल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन। और कोई है बेटा जिसके डाउट है? नहीं है? ओके, तो देखते मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय।